वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 29 के सॉल्यूशन फ्रॉम एच.सी. वर्मा। आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो 21 होगा। अप टू 20 हम लोगों ने कर लिया है। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज दिस मच each are joined by insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find tension in the string. तो इस क्वेश्चन में हमको एक टेबल दिया गया है और इस टेबल पे बताया गया है कि दो चार्जेस को रखा गया है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सपोज़ हमारे पास ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन हमको अगर 1 मीटर का दिया गया है तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा। तो देखिए इस स्ट्रिंग को अगर हम सेपरेटली यहाँ पर ड्रॉ करें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है। इस Q2 के ऊपर जो Q1 की वजह से कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। F ही इस डायरेक्शन में रहेगा। अब ये स्ट्रिंग चूँकि बैलेंस है तो इसमें कोई ना कोई काउंटर फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए और वो होगा हमारा टेंशन। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि F ई इज इक्वल्स टू T हो जाएगा हमारा, और उसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 Q1 Q2। Q1 हमारा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 8 और Q2 भी सेम है। इसका स्क्वायर अपॉन जो इसका डिस्टेंस है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इस तरह ये क्या आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू 2 की स्क्वायर 4 और ये माइनस ऑफ 16। 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 और 16 माइनस ऑफ 7 कितना आएगा 36। 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7 न्यूटन। ये हमारा टेंशन का वैल्यू आ जाएगा और इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो 22 क्वेश्चन है उसमें हम लोगों से पूछा गया है टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस मच कूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम आर सस्पेंडेड from a common point by two insulating string each 5 centimeter long. The balls are held at a separation of फर्स्ट जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर और द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज। तो इसमें हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। देखिए इसको पिक्चर से समझते हैं। हमारे पास एक कोई फिक्स्ड लोकेशन है, वहाँ से हमने दो चार्जेस को यहाँ पर क्या किया है, टाइड किया है, बांधा है, और हमको बताया गया है कि इनका जो चार्ज है वो सेम ही है। Q अभी लिखते हैं, बाद में उसका वैल्यू रख लेंगे। और इनका स्ट्रिंग का लेंथ हमको दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ये भी 50 सेंटीमीटर का होगा और इनके बीच का गैप हमको बताया गया है 5 सेंटीमीटर। फाइन, ये 5 सेंटीमीटर का गैप है। तो पहले पार्ट में हम लोगों को पूछा गया है कि एक की वजह से दूसरे पर कूलम्बिक फोर्स क्या होगा। तो ये तो इजी है, देखिए ये कैसे। हम लोग क्या इसे निकालेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 और दोनों का चार्ज सेम है और वो वैल्यू दिया गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7। इसका स्क्वायर लेना होगा डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन। ये रहा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर करना होगा। जो फोर्स आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 10 टू द पावर माइनस ऑफ 14, नीचे हो जाएगा 25 और ये 10 की पावर माइनस ऑफ 4। तो ये देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा 10 की पावर माइनस ऑफ 10। अब यहाँ पर माइनस ऑफ 10, यहाँ प्लस 9। पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 36 और ये ऊपर बचा एक 10 इनवर्स, नीचे आएगा तो 250। इस प्रकार जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो 0.144 न्यूटन का आ जाएगा। हमारा फर्स्ट ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो बी पार्ट में पूछा गया है द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular direction to the string।
सो देखिए इसमें हमसे पूछा गया, पहले हमने अभी देखा इन दोनों की वजह से जो है, अगर हमने Q1 इसको माना और Q2 इसको माना, तो Q2 पर Q1 की वजह से एक Fe फोर्स लग रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इफ़ सपोज हमने ये वाला एंगल अगर थीटा, ये इक्वल ही होगा, ड्राइंग में थोड़ा सा हो गया, तो इसको हम लोग ऐसा ही समझ ले कि ये जस्ट ड्राइंग में जो है वो हम लोगों को इस तरह से लेना है ताकि ये थीटा थीटा सेम ही लगे। सो ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा एंगल है ये दोनों के लिए सेम है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखिए ये अगर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ये थीटा है, और ये हमको, तो अगर ये थीटा है, ये उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। तो जब हमें थीटा का कैलकुलेशन करना होगा तो हम करेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हमने अगर ये एंगल को थीटा कहा तो इस एंगल को भी थीटा लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है mg फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ काम करेगा। सो mg हमारा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब एलोंग द स्ट्रिंग, हमारा एलोंग द स्ट्रिंग का डायरेक्शन ये है, सो ये वाला एलोंग द स्ट्रिंग का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो उस स्टैंड में इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो देखिए mg ऑफ cos थीटा। अब देखिए ये टेंशन के ही अपोजिट डायरेक्शन में mg ऑफ cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये एलोंग द एक्सिस है, और अगर हमारा ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो जाएगा तो देखिए ये टोटल एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये टोटल भी 90 का होगा। सो ये एंगल हमारा कितना का हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी वजह से एक Fe cos थीटा इधर होगा और Fe sin थीटा इधर होगा, वो भी एलोंग द टेंशन ही लग रहा होगा। तो देखिए अभी हम लोग को इस पिक्चर को समझ लेते हैं। सो ए पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, एलोंग दी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए एलोंग दी डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मीन्स ये बॉल जो है या चार्ज पार्टिकल जो है ये ऊपर भी ना मूव हो रहा है, नीचे भी ना मूव हो रहा है। सो नेट फोर्स जो हो रहा है वो जीरो है। सो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो जीरो है, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। यही हमारा ए पार्ट का आंसर है। पर हम इसको और भी कंपोनेंट्स के टर्म में अगर समझेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे कि इसमें जो भी फोर्स कंपोनेंट है वो इक्वल होगा। तो देखिए क्या क्या फोर्स कंपोनेंट है, वो टी हमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और माइनस mg cos थीटा नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए माइनस mg cos थीटा, और Fe का जो एक कंपोनेंट Fe sin थीटा था वो भी इसको टी को काउंटर ही करेगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे Fe sin थीटा, और ये हमारा जीरो होगा। ये हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये फिक्स है। सो इस डायरेक्शन में हमें जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जीरो है। अब इम्पोर्टेंट है मीन्स नॉन जीरो हो रहा है बी पार्ट में, ये तो हमने देख लिया बैलेंस है तो जस्ट बोला। अब नॉन जीरो हो रहा है बी पार्ट में जहाँ पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। सो जो हमारा बी पार्ट है वो है एलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए एलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या क्या होगा। देखिए हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है टेंशन के साइड वाला जिसमें टेंशन हो रहा है, और ये हमारा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो अब उसमें देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा Fe cos थीटा हो जाएगा, और ये हमारा mg था इधर mg cos थीटा, सो इधर mg sin थीटा लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कह सकते हैं, जो फोर्स कंपोनेंट है वो हमारे पास कैसा कैसा है, तो आइए एक बार देखते हैं। देखिए एक है हमारे पास Fe cos थीटा, और दूसरा रहेगा माइनस ऑफ mg ऑफ sin थीटा। अभी तक हमको थीटा टर्म का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये जीरो नहीं होगा। सो हम देखते हैं ये कितना आएगा। इसको इस तरह इक्वल लिखना ठीक नहीं होगा, तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें ये थीटा का वैल्यू लाना या थीटा को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो थीटा है
इसके सामने वाला साइड को अगर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, सो हम अगर साइन थीटा का वैल्यू यहीं पर कैलकुलेट कर लें छोटे से टर्म में, तो ये हो जाएगा हमें 2.5 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो इसका वैल्यू देखिए, ये 50 मीन्स 2, यहाँ पर इसको अगर इरेज करेंगे तो देखिए ये आएगा अराउंड 1/20, अराउंड 1/20। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.05। सो साइन थीटा का वैल्यू इतना है। अब हमें अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालने का होगा तो हम निकाल सकते हैं √1 माइनस ये 20 का होल स्क्वायर, और इसको 20 का होल स्क्वायर उसका √ ये कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये वैल्यू पूरा ही जब हम लोग बिठाएंगे तो ये हमको आ रहा है 0.998 के अराउंड। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नियरली कॉस थीटा जो होता है वो 1 हो जा रहा है। देखिए ऐसे भी जानते हैं जब साइन थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा तो उस इंस्टेंट में कॉस थीटा का वैल्यू 1 बन जाता है। सो हम यहाँ पर 1 ही कंसीडर करेंगे, इतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे ये 0.998 को लेकर के। सो अभी देखिए हम लोगों को एफ ई का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। देखिए पहले पार्ट में एफ ई का वैल्यू 0.144। सो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ई के लिए 0.144, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 1 ही लेने वाले हैं। सो ये कोई नहीं, ये हमें हो गया। अब जो मास दिया गया है वो है हमारा 100 ग्राम। सो 100 × 10⁻³ और जी का वैल्यू अगर 9.8 ले और साइन थीटा का वैल्यू 1/20 और 0.05 लेंगे तो ये हमें देखिए 0.144 हो जाएगा। अब ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.049, और इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 0.095। सो अभी देखिए हम लोग इसमें एक चीज़ समझने वाले हैं इस पूरे पिक्चर से कि देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ये तो बैलेंस है, लेकिन अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द स्ट्रिंग क्या हो रहा है, एफ ई कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा हो रहा है। तभी तो ये मैग्नीट्यूड देखिए आपको पॉजिटिव में आ रहा है। मींस इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और अवे फ्रॉम दिस चार्ज, मतलब एक चार्ज यहाँ पर था, सो इस चार्ज के अवे लग रहा है, मीन्स इससे दूर जाता हुआ लग रहा है। सो हमें नेट फोर्स ऑन द सिस्टम भी मालूम हो चुका है। सो इस प्रकार हमको नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम भी पता चल गया, और वही होगा इक्वल टू द फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जो नेक्स्ट पूछा गया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए हमको जो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा गया है इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए हमारे पास वही है एक तरीका कि हम अगर ये डायरेक्शन के फोर्स को अगर बैलेंस करेंगे तो हमको टेंशन इन द स्ट्रिंग मिलना चाहिए। तो अभी देखिए इस डायरेक्शन में हमने देखा था नो मोमेंट था तो ये बैलेंस हो रहा था, तो इसका जो फोर्स इक्वेशन है वहाँ से हम टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इस इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे, T - mg cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा था, देखिए T - ऑफ mg cos थीटा ये हमने देखा था, तो इसको जस्ट लिख लेते हैं, और फिर माइनस ऑफ एफ ई साइन थीटा का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में था। सो ये इक्वल टू बैलेंस था, इसको हम 0 ले सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि T = mg ऑफ cos थीटा प्लस ऑफ एफ ई साइन थीटा। सो देख लीजिए इस तरह हमें T का वैल्यू मिलेगा। सो T का वैल्यू के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 × 10⁻³ × 9.8, और इसको हम लोग 1 ही लेते आए हैं, सो 1 लेंगे। अब जो एफ ई का वैल्यू है 0.144 इंटू साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 0.05 के अराउंड है। तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वो 0.98 आएगा, और इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वो 7.2 × 10⁻³ और ओवरऑल जो टेंशन का वैल्यू आएगा 0.9872 न्यूटन के अराउंड हो जाएगा। तो ये हमारा सी पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। इस तरह सी पार्ट का हमें आंसर मिल गया। अब इसी में हम लोगों से डी पार्ट को पूछा गया है, और डी पार्ट में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑन
एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स ढूंढने के लिए हम लोगों को नेट फोर्स ऑन ए बॉल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अभी नेट फोर्स निकाला था, इस डायरेक्शन में तो बैलेंस ही था, पर इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स निकल रहा था। तो ये जो नेट फोर्स आया था हम लोगों को, वो नेट फोर्स का वैल्यू था हमें देखिए इतना। सो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ नेट अपॉन मास लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो एफ नेट है वो कितना है देखिए 0.095 और डिवाइडेड बाय जो हमारा मास है वो 100 इंटू 10⁻³ के इक्वल है। सो ये वाला पार्ट को अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वाला पार्ट हमारा मिल जाएगा 0.95 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा था डी का, और ये हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है। सो इसका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर एंड गोइंग अवे, ये हमने पहले ही देख लिया है। सो गोइंग अवे फ्रॉम अदर चार्ज। अब अदर चार्ज क्यों, क्योंकि देखिए हमने जो फोर्स एफ ही लिया था वो उस टाइम कहा था कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, सो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उस पर हमने नेट रिजल्टेंट देखा। तो ये इससे अवे मीन्स इस चार्ज से अवे हो रहा है, मीन्स इस पर नेट फोर्स जो है सो इसके अवे लग रहा है, और फोर्स ये लगा रहा था। सो नेट एक्सेलरेशन इस पर जो हो रहा है वो अदर चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है, गोइंग अवे पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रिंग नो नेट फोर्स है। सो ये हमारा 22 हो गया। जो हमारा 23 है वो देखिए उसमें क्या पूछा गया, 2 आइडेंटिकल pitch balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through 2 strings of length 20 cm each. The separation between the suspension point being 5 cm. In equilibrium, the separation between the ball is 5 cm. Find the mass of each ball and tension in the string. और फिर कहा गया the charge on each ball has a magnitude of 2 × 10⁻⁻8 कूलम। सो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम से चेंज करके दिया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि पहले जो सस्पेंशन था वहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में ही सेपरेशन था। पहले हमें कॉमन पॉइंट से दिया जा रहा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, लेकिन अब हमें जो है वो इनिशियली ही सेपरेटेड दिया गया है, और ये सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। फिर कहा गया कि ये 2 चार्जेस जो हैं उनके बीच जो वाला चार्जेस द चार्ज ऑन ईच हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ये। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन हमें ये जो चार्ज बना है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन से मिल के बना है, मतलब फ्रिक्शन होने की वजह से मिला है। तो फ्रिक्शन से जब भी चार्ज बनेगा तो 2 अपोजिट चार्जेस बनेगा। इसका मतलब क्या, एक पर अगर नेगेटिव आएगा तो दूसरे पर पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर कहा गया क्या, पहले ये यहाँ पर कहीं पर था, ये यहाँ पर कहीं पर था, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन होगा। तो इस पॉइंट पर आकर के जब इनके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर का होगा तब ये आकर के अपने बैलेंस को रीच कर जाएंगे, मीन्स यहाँ पे आके ये बैलेंस हो जाएंगे। इनिशियली ये कहीं यहाँ थे और ये भी कहीं यहाँ थे, लेकिन जब इनके ऊपर कूलम्बिक फोर्स काम करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये बात तो ओके है। अब देखिए इसमें जो हो रहा है, पहले ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस गैप था, तो अगर हमारे पास ये ऐसे रहा, ये भी ऐसे रहेगा, और ये पॉइंट भी ऐसे रहेगा, ये पॉइंट भी ऐसे रहेगा, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाला भी 3 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये वाला 1 सेंटीमीटर और ये वाला 1 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल 5 बन पाएगा ना, क्योंकि इतना तो हमारे पास 3 है। तो ये 1 और ये 1 जब ही होगा तब ये 5 बन पाएगा। तो उस इंस्टेंट में सपोज हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, उस इंस्टेंट हमारा ये एंगल थीटा हो गया। तो अब देखिए हमें यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो इस डायरेक्शन में होगा, और ये चार्ज इस पर कूलम्बिक फोर्स लगा रहा होगा। सो Fe का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ये Fe हो गया। अब देखिए इधर में अगर हमारा टेंशन है, ये टेंशन का डायरेक्शन है, तो ये T cos थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा, और T
टी साइन थीटा जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो टी साइन थीटा का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। अगेन हमको ये थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो थीटा के लिए हमारे पास क्या है, देखिए ये 1 है और ये हमारा हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू हमको दिया गया है 20, हाँ 20 सेंटीमीटर। सो हम अगर साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अगेन वही प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, वो वहाँ पर भी 1/20 हो रहा था और यहाँ पर भी 1/20 हो रहा है। सो अगेन हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो कितना लेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगेन 1 लेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमें हो गया। अब देखिए इसमें से हमको पूछा गया है फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो हम लोगों को मास भी निकालना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकालना है। सो मास और टेंशन दोनों ही कैलकुलेट करना होगा। तो इस पार्ट में देखिए हम अगर एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा माइनस ऑफ एम जी, इसको बैलेंस होना पड़ेगा, ये इक्वल टू 0 हो। तो फाइन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए टी कॉस थीटा ये हमारा इक्वल टू टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ये इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन से। और दूसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, तो टी साइन थीटा जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा। सो टी साइन थीटा जो हमारा हो जाएगा वो एफ ई के बराबर होगा। अब एफ ई में जो है हमारे पास, वो एफ ई को अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए चाहेंगे तो 9 × 10⁻⁹, और जो हमें चार्जेस दिया गया है वो क्या है, 2 × 10⁻⁻8। सो जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम से में 7 था, यहाँ 8 हो रहा है। सो ये यहाँ पर चेंज है, मीन्स उसको हम नहीं ले सकते। और यहाँ पर सेपरेशन भी शायद चेंज है, प्रीवियस प्रॉब्लम में शायद कुछ और था, प्रीवियस प्रॉब्लम में 5 था। ओके, तो यहाँ पर सेपरेशन चेंज हो रहा है। तो ये सेपरेशन हमको है 3 × 10⁻⁻²। सो इसका स्क्वायर हम लोग लेंगे। तो अब हमें क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 9 इंटू ये पर 9 और यहाँ पर -8। सो यहाँ पर बचेगा 1 ओनली। सो इसको हम लोग 90 ही ले लेते हैं और ये हमारा 2 बनेगा। अब नीचे 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ओ सॉरी यहाँ पे तो हमें इसका स्क्वायर लेना था ना, ओ मिस्टेक, सॉरी। सो हमें इस पार्ट को ढंग से करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 9 × 10⁻9 और ये हमारा हो जाएगा 4 × 10⁻⁻16 और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻⁻4। सो अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, ये कैंसिल होके -12 बन जाएगा और ये देखिए 9 और -12, सो -3 बचेगा और ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचा, 4 × 10⁻³ जो है ये हमें बचा है एफ ई है, तो फोर्स ही है। सो ये हमें इन टर्म्स ऑफ न्यूटन आ रहा है। सो टी साइन थीटा का जो वैल्यू हो रहा है, टी साइन थीटा का जो वैल्यू हो रहा है वो इतना हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें अगर इसमें से टी का वैल्यू निकालना, हमें टेंशन और मास निकालना है। सो टी का अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर टी इंटू साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे 1/20 इंटू 4 × 10⁻⁻3। सो ये क्या हो जाएगा, 4 × 20 × 10⁻⁻3 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा टी का वैल्यू। इसको और भी अगर लिखना चाहें तो 80 × 10⁻⁻3 न्यूटन, ये भी लिख सकते हैं। सो इस प्रकार हमारा जो है वो टी का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ओके, तो एक पार्ट हो गया हमारा। टी का वैल्यू जैसे मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से अब हम लोग मास का वैल्यू निकालने के लिए ये वाले इक्वेशन को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, टी कॉस थीटा -mg = 0। तो यहाँ पर से t का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 80 × 10⁻⁻3 और cos थीटा का वैल्यू 1 लेंगे। तो इधर बचेगा ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास 100 ग्राम का इंटू 10⁻⁻3 और g का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे, g का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे, क्या इस क्वेश्चन में मास दिया गया है क्या? नो, ये प्रीवियस प्रॉब्लम का मास था, यहाँ पर हमसे मास पूछा जा रहा है। सो मास को हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। सो जस्ट
इरेज इट, यहाँ पर हमें मास का वैल्यू नहीं दिया गया, सो मास कैलकुलेट करना है, फाइन। तो ये हमारा m रहेगा, तो अगर ये m होगा तो m इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 9.8। सो ये कैलकुलेट करने से हमको हो जाएगा m का वैल्यू 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम। तो मास इक्वल टू होगा हमारा 8.2 ग्राम। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारा 24। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग ए मास ऑफ 20 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच। The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charges on each sphere. So इसमें हम लोगों को चार्ज फाइंड करना है each sphere पे, और ये को यहाँ पर बताया गया है कि कॉमन पॉइंट से फिक्स किया गया है। सो अगेन हम लोगों के पास एक फिक्स्ड सिस्टम है, यहाँ से कॉमन पॉइंट से दो चार्जेस को लटकाया गया है, और इसका जो लेंथ दिया गया है स्ट्रिंग का वो 40 सेंटीमीटर का, और इसमें पूछा गया है तो मास दिया गया है हमको 20 ग्राम, सेपरेशन फॉर द बॉल्स दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 4 सेंटीमीटर का है। ओके, तो अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अगर ये वाला पार्ट हमको थीटा एंगल हो और इसको बाइसेक्ट कर रहा हो तो ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सो अगेन अगर हम लोग इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको देखना होगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, सो अगेन 2/40, अगेन ये हमें कितना मिला 1/20, ये इक्वल टू 0.05। सो फिर वही वैल्यू है जो दो प्रीवियस प्रॉब्लम से आ रहा है। सो कॉस थीटा का वैल्यू भी 1 ही होगा प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। तो इस प्रकार हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें से हमको पूछा गया फाइंड द चार्ज। सो अगर चार्ज को हम लोगों को ढूंढना होगा तो देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन क्या क्या होगा, ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। अब इधर में हमारा मास काम कर रहा होगा, और इफ़ सपोज इधर एफ ई है तो इधर हमारा टेंशन का कंपोनेंट होगा। सो एफ ई इधर में है, ईच हैविंग ए मास इतना आइडेंटिकली सेपरेटेड, मीन्स ये नहीं कहा गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का कोई कंडीशन नहीं है। सो एफ ई फोर्स हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। सो टी कॉस थीटा इधर, तो हमारा टी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो इधर काम करेगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टी साइन थीटा होगा वो कूलम्बिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को मालूम है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 1/20 है, तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। और एफ ई को कैलकुलेट करने के लिए लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर जो है हमें Q का वैल्यू मालूम नहीं, T भी मालूम नहीं, T को दूसरे इक्वेशन से ढूंढ कर लाना होगा, और जो इनके बीच का सेपरेशन है वो 4 का, सो 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सो हम लोगों को एक पार्ट ये मिलेगा, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T और इधर को 20 को इधर लेके चले जाएंगे तो 9 × 10⁹, ये 20, और ये हमारा मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा 4 × Q², ये वाला टर्म। तो ये एक हमारे पास एक इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन रहेगा। इसको और भी थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 9 - 4 और ये 9, सो ये हो जाएगा अराउंड 13, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए 9 × 2 = 18, और ये 13 और 1 14 ले लेते हैं, ताकि ये हमारा 14 बन गया, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास 6। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर में देखेंगे तो लेट मी चेक, 18 डिवाइडेड बाय जो है 18 डिवाइडेड बाय 16, सो ये वैल्यू अराउंड 1.125 आएगा। सो ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं
1.125 और ये हमारे पास ये कूलॉम्ब का एक स्क्वायर है और इधर ये 10⁻14। सो टी का वैल्यू हम लोगों को इन द टर्म्स ऑफ कूलॉम्ब स्क्वायर अभी मालूम है। मीन्स अगर टी का वैल्यू अगर यहाँ पर बिठा देंगे तो इस कूलॉम्ब को कूलॉम्ब स्क्वायर की वैल्यू से हम लोग कूलॉम्ब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले इक्वेशन से आया, मीन्स एक इक्वेशन से आया। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के इक्वल होगा। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पर पैरेलली देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर करने में। सो इसको हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं। तो ये क्या होगा कि टी कॉस थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। सो ये बैलेंस करेगा। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो अब देखिए ये टी और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 1 ही लेंगे और मास क्या क्वेश्चन में दिया गया है हमको, हाँ, सो 20 ग्राम। सो 20 इंटू 10⁻³ और इंटू 9.8। सो इसका जो वैल्यू आएगा उसको एक बार अगर चेक करेंगे तो 9.8 इंटू 20। सो ये हमें आ रहा है अराउंड 196 इंटू 10⁻³ सो ये न्यूटन के टर्म्स में आएगा। सो टी का वैल्यू अगेन हमको हो रहा है 0.196 न्यूटन के अराउंड। सो ये दो चीज़ें, सपोज ये हमारे पास एक 1 इक्वेशन है और ये एक 2 इक्वेशन है। तो 2 को अगर हम लोग 1 में बिठा लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि 0.196 जो होगा वो इक्वल होगा 1.125 10⁻14 और इंटू क्यू स्क्वायर। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻15 और इसी तरह अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 4.123 इंटू 10⁻⁻18। ये दो कैलकुलेटेड वैल्यू है फ्रॉम कैलकुलेटर। तो फाइन, इस तरह हम लोगों को क्यू का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। अभी अगर देखते हैं 25 कुछ छोटा क्वेश्चन होगा, 25 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर ही इसको रोक लेते हैं।